संजू मिश्रा फेयर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। और हमारा टॉपिक है आज बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको इसका सिग्निफिकेंस फीचर्स डिस्कस किया जा चुका था। उसमें अगला टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं बार बार आपसे कहा हूं कि हमेशा कोशिश ये रहे कि हमको जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स के मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है। अगर हेडिंग के मीनिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं जो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक रन करने लगते हैं। तो इसलिए यहां पर देखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पर्पज है, क्यों मैनेजमेंट हमको जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट करता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस को समझना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, उद्देश्य हम क्यों बेहतर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, बेहतर मैनेजमेंट को इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ इसका डिफिनीशन दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल, वही आपका टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने गोल को अचीव करना। कैसे, टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ठीक है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो हम डायरेक्शंस देते हैं, उन डायरेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें जो भी अपना गोल अचीव करना है, टू अचीव द objectives of the goal, what we are doing is known objectives of management. Objectives are the goal towards which the activities of the organization, किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए which the activities of the organization are directed, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम डायरेक्शन देते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आप समझ चुके हैं। तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस किस लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में ये देखना होता है कि जो फर्म का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, पहला है उसमें सर्वाइव, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है ग्रोथ। इन तीनों चीजों को समझना है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमें क्या समझना है कि अब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो होता है, मेन पर्पज होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, टू इंक्रीज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द objectives of any organization, and these objectives are known as organizational objectives. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद होता है, मेन पर्पज होता है, अगर वो केवल अपने बारे में सोचे कि मेरा खुद का ओन ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके मेन ऑब्जेक्ट होते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू मॉडर्नाइज आवर टेक्नोलॉजी, ये मेन ऑब्जेक्ट होता है। हाउ टू इंक्रीज आवर गुडविल, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। और इन ऑब्जेक्टिव्स को एकदम से सडनली नहीं अचीव किया जा सकता है। कोई भी फॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को, अपनी प्रोडक्टिविटी को,
तो एकदम से मैक्सिमाइज नहीं होता है, उसके भी 3 कैटेगरी बताए गए हैं, उन पे काम करना होता है। जैसे फर्स्ट थिंग इज सर्वाइव, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। सर्वाइव का सेंस क्या है? जब भी एक सपोज कर लो, जब भी एक नया फर्म मार्केट में आता है तो उसको पता है पहले से उसके बहुत सारे पुराने रेपुटेटेड फर्म्स ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, और उस बीच में जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया फर्म काम करने के लिए आता है तो उसको पता है कि हमें मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, बहुत सारे हमारे सेम प्रोडक्टिविटी के साथ कंपेयर करना है, और उन सभी अच्छे ब्रांड के साथ मुझे फाइट करना है, मुझे उनके चैलेंजेस को लेना है, उनके कस्टमर्स में से खुद के कस्टमर्स बनाने हैं। तो एक नए फर्म के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो उन्हें अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस न करके उनको स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। जैसे सर्वाइव वर्ड का मीनिंग क्या होता चाहिए, यानी जब भी कोई एक नया फर्म मार्केट में आता है तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका होना चाहिए कि हम अपने आप को मार्केट में स्टैंड कर सके, स्टैंड करा सके, सर्वाइव कर सके। सर्वाइव से सेंस मतलब होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को मैं वापस ले सकूं, मैं इतना प्रोडक्ट बनाऊं जो मैं मार्केट में बेच सकूं, और जितना मतलब मेरा कॉस्ट आ रहा है कम से कम उस कॉस्ट को मैं मेंटेन कर पाऊं, उस कॉस्ट को हम मैनेज कर पाए। अभी प्रॉफिट के बारे में सोचना किसी एक नए फर्म के लिए यह बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगी। इसलिए एक नई फर्म के लिए पहला ऑब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? हाउ टू सर्वाइव। हाउ टू सर्वाइव यानी जो भी हम प्रोडक्टिविटी बनाते हैं उस प्रोडक्टिविटी को जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम सर्वाइव कर पाए, हम अपने उतने कस्टमर कम से कम एटलीस्ट बना सके जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है उसके पैरेलल हम काम कर सके, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और हम कस्टमर तक डिलीवर करते रहें, जिससे अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो हम कस्टमर पे कंसंट्रेट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बना के चलते रहें, और एक ना एक दिन धीरे धीरे ये सर्वाइविंग मोड को अगर हम मैनेज किए रहते हैं तो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स इंप्रूव होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है और हमारे कस्टमरों तक हम अपने उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई देना शुरू करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो निश्चित से हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइव एंड सेकेंड इज नोन एज प्रॉफिट। आफ्टर सर्वाइविंग द सेकेंड स्टेप इज नोन एज अर्निंग प्रॉफिट। अब हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट बनाना शुरू करें, लेकिन अधिक से अधिक का सेंस ये नहीं भी है कि जितना चाहो उतना जो है काला बाजारी वाला सिस्टम कर लो कि गलत तरीके से गलत रेट पे, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट को, सही प्रोडक्ट को सही कीमत पे अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करके, सप्लाई को बढ़ा करके, अधिक से अधिक सेल को बढ़ा करके, टर्नओवर को बढ़ा करके, और हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन को रिसीव करना शुरू करें। ये हमारा एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द थर्ड इज नोन एज ग्रोथ। जब हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं, जब हम प्रॉफिट मोड में अपने फर्म को लेके आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हमें क्या होता है कि हमारी मार्केट में एक अपनी रेशियो बन जाती है कि इतनी प्रोडक्ट की डिमांड है। कहीं ना कहीं जो पूरे वर्ल्ड या पूरे रीजन या पूरे इंडिया की जो टोटल मार्केट है, उस टोटल मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसमें कुछ 1% हमारा खुद का भी जब तैयार हो जाता है एक मार्केट 5%, 10%, 20%, तो अब हमें क्या करना है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, अपने मैकेनिज्म, अपने मशीनरी को बढ़ाना है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाना है। एक डिस्ट्रिक्ट में गुड्स को बेचते थे, अभी 2, 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे, एक स्टेट लेवल तक जाएंगे। इससे क्या होता है, अब हम अपने मार्केट में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है उनको एक अच्छा एरिया, एक ब्रांड के हिसाब से हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू सर्वाइव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू मैनेज आवर कॉस्ट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न profitability, and after getting profit every firm wants to improve, every
firm wants to grow their productivity, their market, their number of customers, the ratio of consumers into the overall market. That is known as growth. तो मैंने अभी बात किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। दूसरी बात सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और मैं तो स्पेशली भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए बोलूंगा कि हमारे भारत में एक चीज बहुत अच्छी है कि हम हर चीज प्रॉफिट के लिए ही नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट करना है, तो हमें प्रॉफिट कहां से लेना है? हमको नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलने चाहिए। अगर कस्टमर से को ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करके हमें प्रॉफिट लेना है, तो हमारी भी उस सोसाइटी, उन कस्टमर्स के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो मुझे यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल के बाद एक सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है, यानी समाज के प्रति भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होना चाहिए। समाज को हम वही चीजें प्रोड्यूस करें, वही चीजें डिलीवर करें जो उनकी रिक्वायरमेंट हो। हम समाज की, जो सोसाइटी की जो इनकम है, जो उनकी अर्निंग लिविंग है, उसके आधार पर हम उनको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करें। सेकेंडरी अगर बात करें तो और क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए सोसाइटी से रिलेटेड? तो हम सोसाइटी को गुड प्रोडक्ट और गुड सर्विसेज चीप एंड बेस्ट प्राइस पे हम उसको सोसाइटी को अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि अगर हम सोसाइटी को बेहतर प्रोडक्ट को कम कीमत पे प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सोसाइटी को बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बात और क्या देना चाहिए? तो सोसाइटी का इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी देना चाहिए। यानी अगर हम कोई फैक्ट्री लगा करके कोई भी इस तरह की प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट भी हो रहा है, डेफिनेटली हम अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी सोसाइटी को एक अच्छी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कई बार हम जब ये प्रोडक्टिविटी करते हैं तो ये हमारे नेचर के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो एक बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, उसके नेचर के लिए भी कुछ बेहतर करे। और इसके लिए जैसे बहुत सारे अपनी सोसाइटी, जहां वो ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी है, उनके बीच में एक गार्डन या एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को तैयार करें, जिसके लिए बहुत सारे प्लांटेशन का काम कर सकता है, जिससे कि एक नेचर का भी बेहतरीन ऑप्शन तैयार हो जाए कि हमारी सोसाइटी के लिए हमने एक बेहतर नेचर भी प्रोवाइड किया है। हम अपने प्लांट के अगल बगल, अपनी सोसाइटी के बीच में प्लांटेशन कराएं, अपने जो नदियां हैं, नाले हैं, तालाब हैं, उनकी अच्छी तरीके से साफ सफाई कराएं, जिससे कि कहीं भी इस प्रकार के केमिकल्स या हार्मफुल चीजें हम अपनी सोसाइटी को डिलीवर न करें। इसके बाद ये जब सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, तो अगला आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये थर्ड पॉइंट यहां दिया गया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या है, इसमें क्या चीजें होती हैं? तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा वो ये हो सकता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम उन एम्प्लॉइज को बेहतर सैलरी पैकेज दें, उनको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनके साथ हम एक बहुत ही हार्मनी बिहेव रखें, मतलब कि एक यूनिटी के साथ, इक्विटी के साथ, इक्वलिटी की भावना से हम उनके साथ काम करें, उनको हम एक इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करें और उनको मॉडर्नाइज करें, उनके साथ इको फ्रेंडली तरीके से काम करें, उनके साथ इक्वलिटी की भावना के साथ काम करें। ये हमारा होना चाहिए क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉय जिस तरीके का काम बेहतर तरीके से कर सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे व्यक्ति को वैसे ही काम प्रोवाइड करिए। उस व्यक्ति को सैलरी, उस व्यक्ति का जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है, वो समय समय पर उसको इम्प्रूव करिए,
उसको एक स्टेब्लिशमेंट भी आप प्रोवाइड करिए कि आप मेरे वहां फॉर्म में स्टेबल हो, उसको यह एहसास कराओ कि आप ना मुझसे लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, ना मैं आपका बॉस हूं। आप उसके साथ इक्विलिटी का सिस्टम मेंटेन करें, जिससे उसकी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करें। अगर जरूरत पड़ता है तो आप उसको अलग से भी साइड में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे किसी भी फॉर्म के या किसी भी जगह पे अगर देखा जाए तो इस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इस पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस पे बात करेंगे। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैंने कई चीजें बात कर चुके हैं। एक तो हो चुका था फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ मैनेजमेंट है या नहीं है। दूसरी बात हमने देखा ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस लिए हम ये काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। और तीसरा है इंपॉर्टेंस, क्यों होना चाहिए मैनेजमेंट, क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों हो जाती है। कई बार मैं ये बोल रहा हूं कि आवर रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड एंड आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड। पता है, हमें इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है तो हमें ये चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स व्हाट इज आवर रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड एंड आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड। देन हाउ टू मैनेज आवर डिमांड्स विथ द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेस। तो वैसे ही इस बात को यहां पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंस हो जाता है कि मैनेजमेंट कई बार अगर हमारे रिसोर्सेस कम होते हैं तो उस कम रिसोर्सेस में भी मैनेजमेंट हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे जो पर्पज होते हैं, जो हमारा नेशनल गोल होता है, उसको अचीव करने में यह मैनेजमेंट बहुत बड़ा हेल्प प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं समझता हूं ये वर्डिंग, ये चीजें बार बार आप सुन चुके होंगे, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर एक बेहतर मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो मैनेजमेंट का यह एक महत्व होता है कि मैनेजमेंट से क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत बड़ा हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स व्हाट, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द सिस्टम, द टेक्नोलॉजी by which we can achieve our goals effectively and efficiently. That is the national goal. How to achieve, that is the importance of management. Second thing is provide efficiency. यह भी महत्व है मैनेजमेंट का, यह एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ भी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, इफिशियंसी। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी। आप जानते हो इफिशियंसी का मतलब हो गया विदाउट वेस्टेज आवर रिसोर्सेज, हाउ टू ऑप्टिमम यूज आवर अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड इफिशियंसी का मतलब हो गया विदाउट वेस्टेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब यहां पे ये देखना है डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजेबल इन्वायरमेंट। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को, हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो एक प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर प्लेस पे हमको स्टेबल करना चाहिए और जरूरत पड़ने पे हमको अपने मैनेजरियल प्लानिंग में भी आवश्यकता पड़ने पर इमीडिएटली चेंज करने का स्किल होना चाहिए या हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दैट इज नोन एज क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट।
यानी यहाँ पे ये हो गया कि जिस काम को करने के लिए जो बंदा हमारे लिए परफेक्ट होगा, उस सही बंदे को सही काम प्रोवाइड करना, और साथ में जो हमने मैनेजमेंट के लिए किया है, जो हमने प्लानिंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया है, उसमें अगर जरूरत पड़ा तो हम इमीडिएटली उसको चेंज करने के लिए भी, यानी सेकेंड ऑप्शन लेने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट पॉइंट 4, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैनेजमेंट का यह भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मैनेजमेंट का यह भी मानना है कि केवल मैनेजमेंट का काम ये नहीं होता है कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसको हम अचीव कर लिए, काम खत्म हो गया। भाई वो कोई भी फॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना टीम वर्क के काम कर ही नहीं सकता है। बिना अकेले तो कोई काम होगा नहीं। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट को केवल अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मैनेजमेंट का यह भी काम होना चाहिए, वहां पे भी इसका इंपॉर्टेंस होता है कि वह जो पर्सनल इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो पर्सनल इंप्रूवमेंट आना चाहिए, वो भी जरूरी है। ये पर्सनल इंप्रूवमेंट क्या है? जैसे हमारे जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको राइट पर्सन को राइट सैलरी डिसाइड होना चाहिए, इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी एक डेजिग्नेशन पे, सेम डेजिग्नेशन पे दो पैरेलल लोग काम कर रहे हैं, तो सबके सैलरी स्ट्रक्चर सेम हो, काम जितने आवर का हम लेते हैं उस आवर के हिसाब से उनको सही, लोगों को सही पेमेंट करें। मेल और फीमेल अगर दो तरह के स्टाफ हैं तो उनके बीच में भी सैलरी स्ट्रक्चर को हमको सही रखना चाहिए। इसी तरह से हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे करके उनको प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने स्टाफ के एडवाइस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये करने से निश्चित उनको, अपने एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी शो करनी चाहिए कि आप अपने जॉब पे स्टेबल हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए। दीज आर नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अगर हम अपने एम्प्लॉइज को इस तरह की सुविधाएं, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने में हमारे वो वर्कर्स, हमारे वो एम्प्लॉइज निश्चित रूप से अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पे करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाउस होल्ड से बेहतर अर्निंग का कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, और इस हाउस होल्ड को ही मैं यहां सोसाइटी के रूप में मानता हूं। जिस सोसाइटी को अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करके हमें पैसे अर्न करने हैं, अगर हम उस सोसाइटी को सही कीमत पे, सही प्राइस पे, सही गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वह सोसाइटी धीरे धीरे हमारे ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट करेगा और वो दूसरे प्रोडक्ट पे, दूसरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे ब्रांड की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम अपनी सोसाइटी को बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर क्वालिटी, बेहतर प्राइस पे, टाइम से और सही फैक्ट चीजें हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ में अपनी सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से, उनको फाइनेंशियल अरेंजमेंट के हिसाब से भी हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को तैयार करनी चाहिए। आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड का सेकंड नंबर का, और मैं समझ रहा हूं कि सेकंड और वन कब फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड जो भी रैंकिंग हो, पूरी पॉपुलेशन का मोर देन 70-80% लोग जो है मिडिल क्लास के लेवल में आते हैं। इनकी फाइनेंशियल साउंड बहुत अच्छी नहीं होती है। अब सोचो आप कि अगर एप्पल कंपनी अगर इंडिया में आके कंपनी ये लगाती है सोच करके कि मैं यहाँ इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन को अपने मोबाइल बना करके डिलीवर कर दूंगा, और मैं हर पर्सन को 80,000 रुपीज, 40,000 रुपीज में अपने एप्पल के प्रोडक्ट को सेल कर पाऊंगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे 80-40,000 के प्रोडक्ट को। इसलिए अगर एप्पल यहाँ आता है तो वो यहाँ के लोगों की अर्निंग लेवल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाता है जो कि सोसाइटी को सूट करे। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम अपने सोसाइटी को वो चीजें प्रोवाइड कर सकें
जिससे हमारी सेल्स भी हो सके, हम अपनी सोसाइटी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर भी कर सकें। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी देखना चाहिए कि हम सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप करें। कैसे डेवलप करना है, तो हमें कई बार अपनी सोसाइटी को नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों से भी अवेयर कराना चाहिए, अपनी सोसाइटी को बेटर करना चाहिए। अभी क्या है, ये जो भी मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तमाम डिजिटल सिस्टम आ गया, अभी हम अपनी सोसाइटी को इस नए नए प्लेटफॉर्म पे, अच्छा ये कौन लेके आ रहा है? हम सभी लोग जाएंगे, अमेजन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, यहाँ जाओ, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लो। तो ये हमें बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन आया कौन लेकर के? कोई तो ऑर्गेनाइजेशन था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि अब आपको घर से जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर पे डिलीवर कराऊंगा। आपको बैंक जाना नहीं है पैसे निकालने के लिए, बैंक कहता है आप घर पे रहो, पैसे आप जो जहां कहो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो आपको होम डिलीवरी चीजें मिल रही है, आपको बैंक जाना नहीं है। ये सब किसका देन है? टेक्नोलॉजी का। और ये टेक्नोलॉजी, ये सारे फॉर्म्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भी वर्ल्ड लेवल के टेक्नोलॉजी से जुड़ करके हमारी इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो हम वर्ल्ड लेवल की सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये भी बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका ये भी एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है कि वह अपनी सोसाइटी के लोगों को, अपने कस्टमर्स को बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज और एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। 6 पॉइंट दिया गया है, ब्रिंगिंग हार्मनी टू द वर्क, ब्रिंगिंग हार्मनी टू द वर्क। अभी ये क्या है? मैनेजमेंट का यह एक सबसे बड़ा मंत्र मैं मानता हूं कि ये मंत्र है। ये इंपॉर्टेंस की बात छोड़िए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा मंत्र, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, हाउस होल्ड हो, कुछ भी कह लो, एक नेशनल लेवल की बात कर लो, हार्मनी अगर नहीं है, अगर यूनिटी नहीं है, अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं, तो फिर हम काम और अपने रिजल्ट को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक ए यूनिटी among their employees, among their workers, to work as a team। अगर हम टीम के रूप में काम नहीं करते हैं, टीम भावना से, टीम स्पिरिट से काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने ऑब्जेक्ट को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, दिस इज मस्ट to make a unity among our subordinates and among all our organizational workers. That is the harmony to the work, and all these are the importance of management. तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने दो चीजों को डिस्कस किया, एक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तीसरी बात, मैं अभी यहाँ आपको एक स्पेशल बात कहना ये चाहता हूं कि आप जो भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को बार बार नोट किया करो। जितनी बुक्स पढ़ोगे, हर बुक्स में अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो आपको बुक पढ़ना चाहिए, बुक देखना चाहिए, लेकिन उन सभी बुक्स का ये कंक्लूजन निकलता है कि आपको उन सभी कंक्लूजन के साथ आपको अपनी ओपिनियन लानी पड़ेगी, अपनी ओपिनियन पे काम करना है, बट फाइनली आपको हेडिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आता हूं। थैंक यू वेरी मच।